पिछले एपिसोड में हमने जाना था उत्तराखंड का शासन प्रशासन कैसा है, उत्तराखंड की कार्यपालिका कैसी है, उत्तराखंड का विधानमंडल कैसा है, उत्तराखंड में सचिवालय की क्या भूमिका है। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे कि उत्तराखंड में संसद में प्रतिनिधित्व कैसे होता है, न्यायपालिका कार्य कैसे करती है, पंचायती राज प्रणाली क्या है, नगर निकाय प्रणाली क्या है। तो पहले मैं आपको जो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी उसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी दे देता हूँ। उसमें क्या शामिल किया था, उसमें जो समितियां गठन की थी, जैसे विधानसभा के पास इतना समय और सुविधाएं नहीं होती कि वह प्रत्येक मामले पर गहनता से विचार कर सके, अतः इसमें विभिन्न प्रयोजनों के लिए समितियां बनाने की व्यवस्था है। ये समितियां अपने विषयों पर गहनता से विचार करती है। प्रमुख समितियां इस प्रकार है: प्रत्यायोजित विधि निर्माण विधि, आश्वासन समिति, लोक लेखा समिति, निगम समिति, विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति, आवास समिति आदि। अब कुछ इसमें नेता विरोधी दल भी होंगे। राज्य विधानसभा में द्वितीय सबसे बड़ी पार्टी जो कि सरकार में सम्मिलित ना हो के नेता को विरोधी दल नेता के रूप में मान्यता देते हुए राज्य के कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान सुविधाएं प्रदान की जाती है। उन्हें एक पृथक कार्यालय, वेतन एवं भत्ता, सुसज्जित आवास आदि की निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त उन्हें वाहन भत्ता तथा कार्यालय हेतु अपेक्षित कर्मचारियों की सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। फिर हमने चर्चा की थी सचिवालय के बारे में, उसके बारे में थोड़ा मोटा मोटा दे देता हूँ मैं। राज्य विधानसभा का अपना सचिवालय है। इसकी कार्यप्रणाली राज्य सरकार के अन्य सचिवालय और सचिवों से पूर्ण स्वतंत्र है। सचिवालय को विभिन्न अनुभागों में विभक्त किया गया है जो कि सदनीय, लेखा, कार्यवाही तथा अन्य गठित समितियों का कामकाज देखते हैं। अब इस एपिसोड में हम जानेंगे कि संसद में प्रतिनिधित्व कैसे होता है। तो राज्य में लोकसभा की 5 तथा राज्यसभा की 3 सीटें हैं। लोकसभा क्षेत्र इस प्रकार है: अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और हरिद्वार। 2008 के परिसीमन के अनुसार प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 14 सीटें हैं। अल्मोड़ा की सीट अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए सुरक्षित है, आरक्षित है। अब हम फर्स्ट जानेंगे न्यायपालिका क्या होती है। न्यायपालिका शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य विधि की व्याख्या करना है। यह विधायिका एवं कार्यपालिका पर वहां तक नियंत्रण स्थापित करती है जहां तक ये निकाय विधान और संविधान से परे जाकर कार्य करने लगते हैं। न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों का रक्षक एवं संविधान का सजग प्रहरी कहा जाता है। प्रदेश में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के नियंत्रण में अनेक अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विधिक सेवा समितियां आदि। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उच्च न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुरूप 9 नवंबर 2000 को देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालयों और न्यायाधिकारियों के अधीक्षण का पूरा अधिकार है। वर्तमान में राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की कुल संख्या 8 है। राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक अभयंकर देसाई तथा प्रथम रजिस्ट्रार GSM रावत थे। मुकदमों के शीघ्र निपटारे हेतु अप्रैल 2001 में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट त्वरित न्यायालयों का गठन किया गया। राज्य में लोक अदालतों की व्यवस्था भी की गई है जो लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती है। लोक अदालतों की व्यवस्था व संचालन के लिए सरकार ने उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड की स्थापना की है। राज्य के विभिन्न जिलों में बोर्ड की इकाइयों का भी गठन किया गया है, जिन्हें जिला कानूनी सहायता और परामर्श समितियां कहा जाता है। प्रदेश के पंचायती राज कानून के अंतर्गत न्याय पंचायतों का भी गठन किया गया है, जो कुछ मामलों में 500 रुपये तक के मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लोकायुक्त की। राज्य शासन प्रशासन में अधिकारों के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार एवं कदाचार संबंधित शिकायतों एवं अभिघटनों का अन्वेषण करने व राज्य सरकार को इस संबंध में संस्तुति भेजने हेतु लोकायुक्त संगठन स्थापित करने संबंधित एक नया विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रीगण, विधायकों व IAS सहित सभी लोक सेवक को जांच दायरे में लाया गया है। नए कानून के अनुसार लोकायुक्त गठन में एक सदस्य के
रूप में अध्यक्ष और 5 सदस्य, जरूरत के मुताबिक 7 सदस्य तक होंगे। आधे सदस्य 20 साल के अनुभव वाले विधिक पृष्ठभूमि के होंगे। बाकी आधे सदस्य लोक सेवा, अन्वेषण, सतर्कता, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करने, शासन, वित्त प्रबंध, पत्रकारिता अथवा सूचना अभियांत्रिकी में न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले होंगे। नए विधेयक के अनुसार किसी भी शिकायत की सुनवाई के लिए लोकायुक्त के 3 विंग हैं: अन्वेषण शाखा, अभियोजन शाखा और न्यायिक शाखा। किसी शिकायती आवेदन पर अथवा स्वतः किसी मामले का संज्ञान लेकर लोकायुक्त नोटिस भेज सकता है। राज्य की विजिलेंस यानी सतर्कता इकाई लोकायुक्त के अधीन रखी गई है। अब हम बात करेंगे जो स्थानीय स्वायत्त प्रशासन होता है, जैसे पंचायती प्रणाली, नगर निकाय प्रणाली। इस टाइप की प्रणाली में आखिर क्या होता है, तो हम फर्स्ट बात करेंगे स्थानीय स्वायत्त शासन में पंचायती राज प्रणाली के बारे में। राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिकरण 1947 के तहत लागू किया गया। 1961 से इस व्यवस्था को त्रिस्तरीय उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिकरण 1961 के तहत स्वरूप में लागू किया गया। 22 अप्रैल 1994 को इसे संवैधानिक निकाय के रूप में 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 के तहत लागू किया गया। राज्य के गठन के बाद 2002 से 2003 में प्रथम निर्वाचित सरकार ने पूर्व व्यवस्था को थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ यथावत बनाए रखने के निर्णय लिया। राज्य सरकार के पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्यों के प्रभावी अनुसरण हेतु पंचायती राज निदेशालय एवं जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन भी किया। मार्च 2008 में पारित पंचायत संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। राज्य में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है, जो क्रमशः इस प्रकार है। पहला है जिला पंचायत। यह पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय है। यह एक निगमित निकाय है। इसके सदस्यों का चुनाव जिले की 18 या अधिक आयु वर्ष की जनता द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत का पीठासीन होता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिले के सभी प्रमुख लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ये जिला पंचायत की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं, वो मत दे सकते हैं। केवल अविश्वास प्रस्ताव के समय मत नहीं दे सकते। इसका सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाती है, जो इस प्रकार है: नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति, जल का प्रबंध एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति तथा निर्माण कार्य समिति। इसके अलावा 1-2 उप समितियाँ भी होती है। त्रिस्तरीय व्यवस्था में इस प्रकार शीर्ष निकाय को परिवीक्षणात्मक व समन्वयकारी कार्य करने होते हैं। दूसरा आता है क्षेत्र पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय निगमित निकाय है। इसके अध्यक्ष को प्रमुख तथा उपाध्यक्ष को उप प्रमुख कहा जाता है। इसके अलावा एक कनिष्ठ उप प्रमुख भी होता है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु के मतदाता करते हैं। क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 से कम व 40 से अधिक नहीं हो सकती। इसके अध्यक्ष, प्रमुख व उपाध्यक्ष, उप प्रमुख का चुनाव क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। उस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ये क्षेत्र पंचायत की बैठकों में भाग ले सकते हैं और प्रस्ताव पर मत दे सकते हैं। केवल प्रमुख या उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर मत नहीं दे सकते। उस क्षेत्र के पंचायत के अंतर्गत आने वाले जिला पंचायत सदस्य भी क्षेत्र पंचायत की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं, परंतु मत नहीं दे सकते हैं। इस पंचायत का सचिव VDO होता है। यह पंचायत अधिकांश कार्य अपने सदस्यों से गठित पूर्ववत 6 प्रकार समितियों के माध्यम से करती है। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करती है। अब हम बात करेंगे जो तीसरा है, यानी ग्राम पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 500 व मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 1000 व अधिकतम 10,000 की आबादी होनी चाहिए। किसी भी ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 5 से कम व 15 से अधिक नहीं हो सकती है।
ग्राम पंचायत सदस्यों एवं पंचायत अध्यक्ष प्रधान का चुनाव ग्राम सभा के 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सदस्यों द्वारा की जाती है। ग्राम सभा द्वारा एक उप प्रधान भी चुना होता है। पंचायत सदस्य प्रधान या उप प्रधान चुने जाने हेतु आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायतों में अविश्वास प्रस्ताव के लिए पंचायत के 5 में से 1 सदस्यों के साथ ही साथ कुल परिवारों के आधे परिवारों का सहमत होना जरूरी है, अनिवार्य है। एक अथवा अधिक गांवों को मिलाकर गठित ग्राम पंचायत के तहत पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर तो सभा बनती है, उसे ग्राम सभा कहते हैं। एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। किसी आवास समूह को ग्राम सभा घोषित करके उसका नाम निर्धारित करने आदि कार्य राज्य सरकार करती है। ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष 2 बार आम बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। इस स्तर पर भी पूर्वोक्त 6 समितियां बनाई जाती है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण समितियों की सभापति महिलाएं ही होती है। न्याय पंचायतें 500 रुपये तक के मूल्य के मामलों की सुनवाई कर सकती है। इन्हें फौजदारी के छोटे मामलों में भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड देने का अधिकार है। ये 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है, लेकिन जेल नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपका प्रधान होता है वो आपके केवल 500 रुपये तक कोई अगर आपकी समस्या है उसी का निवारण कर सकता है। 500 से अधिक रुपये तक की वो ग्राम पंचायत में उसके बाद वो वहाँ उसका प्रावधान नहीं कर सकता। उसके बाद आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। वो आपको मैक्सिमम 100 रुपये का दंड दे सकता है किसी कार्य के लिए, और आपको वो जेल नहीं कर सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका जानना। ग्राम पंचायतों के सब अभिलेख ग्राम प्रधान के पास होते हैं तथा सचिव की नियुक्ति ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। 2002 से 2003 में प्रथम चरण में राज्य सरकार ने 29 विषयों में से केवल 14 विषयों से संबंधित कार्यकलाप, दायित्व, प्रशासनिक इकाई, कर्मी और इनसे संबंधित वित्तीय शासन ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था। अब हम बात करेंगे कि नगर निकाय प्रणाली क्या होती है। राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत 1916 में संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिकरण 1916 और संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिकरण 1916 के तहत हुई। 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा इन निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1994 में इन निकायों के लिए नया अधिनियम पास किया गया। राज्य गठन के बाद नगर स्वायत्त शासन थोड़े बहुत संशोधनों के पास पूर्ववत कानून के अनुसार चल रहा है। प्रदेश में त्रिस्तरीय नगर स्वायत्त शासन की व्यवस्था है, जो क्रमशः इस प्रकार है। प्रथम है नगर निगम। संशोधित नियमों के अनुसार राज्य में नगर परिषद का गठन उन नगरों में की जाती है जिनकी जनसंख्या मैदान में 1 लाख व पहाड़ में 90,000 या अधिक है। नगर निगमों की रचना एक नगर प्रमुख यानी मेयर, डिप्टी मेयर और सभासदों पार्षदों से होती है। नगर प्रमुख और सभासदों का चुनाव 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रीति से होता है, जबकि डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है। राज्य के देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश व कोटद्वार आदि 8 नगरों में नगर निगम है। फिर से बोल रहा हूँ, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश व कोटद्वार। अब दूसरा है नगर पालिका परिषद। जिन नगरों की जनसंख्या 50,000 से मैदान में 1 लाख तक व पहाड़ पर 90,000 तक होती है, वहाँ नगर पालिका परिषदों की रचना की जाती है। नगर पालिका परिषद की रचना पालिका अध्यक्ष व सभासदों से होती है, जिनका प्रत्येक 5 वर्ष में प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता है। राज्य में कुल 41 नगर पालिका परिषदें हैं। तीसरा है नगर पंचायत। जिन नगरों कस्बों की संख्या 5,000 से 50,000 तक होती है, वहाँ नगर पंचायती का गठन किया जाता है। नगर पंचायत की रचना नगर पंचायत अध्यक्ष व सभासदों से होती है, जिनका प्रत्येक 5वें वर्ष प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता है। राज्य में कुल 43 नगर पंचायतें, जिनमें से 3 नगर पंचायतें यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा गंगोत्री में चुनाव नहीं होते। फिर से सुन लीजिए, 3 नगर पंचायत बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा गंगोत्री में चुनाव नहीं